गुड मॉर्निंग बच्चों जैसे कि मैंने पहले भी आपको भाषा, लिपि और व्याकरण चैप्टर के बारे में व्याकरण में पढ़ाया था। आज रिवीजन में भी मैं दोबारा आपको भाषा के बारे में बताती हूँ। भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से सोचते हैं और जो भी सोचते हैं और अपने मन के भावों विचारों को व्यक्त करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर भी मन की बात को स्पष्ट करते हैं। इन दोनों का मूल आधार भाषा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी चैप्टर में बताया था। भाषा और भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। तो भाषा के प्रकार, भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा द्वारा हम अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं, जैसे बातचीत में, भाषण और वाद विवाद में वक्ता अपने विचार बोलकर प्रकट करता है। लिखित भाषा को लिखित रूप में लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करता है, जैसे पत्र, पुस्तकों आदि में भाषा का लिखित रूप होता है। मातृभाषा बच्चे का प्रथम विद्यालय उसका घर परिवार होता है। अतः बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बोली उपभाषा और भाषा एक सीमित क्षेत्र में बातचीत में प्रयुक्त होने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का लिखित रूप नहीं होता। बोली में थोड़ी थोड़ी दूरी पर अंतर आ जाता है। लोकगीत एवं लोक कथाएं बोली की ही देन है। बोली का कुछ विस्तृत क्षेत्र में बोला जाने वाला रूप जिसमें कुछ साहित्य भी लिखा जाए उसे उपभाषा कहते हैं, जैसे मैथिली, ब्रज, अवधी। जैसे मैंने पहले भी बताया था, हिंदी भाषा का 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा का स्थान दिया है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो निम्न प्रकार हैं, जैसे हिंदी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, असमिया, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, संस्कृत, नेपाली, संथाली, डोगरी, मणिपुरी, बोडो, मैथिली। अब भाषा के बाद आती है लिपि। जो प्रत्येक ध्वनि जिसे हम मुंह से उच्चारित करते हैं उसे लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ये ध्वनि चिन्ह ही लिखित रूप में लिपि कहलाते हैं। लिपि किसी भाषा के साहित्य को वर्षों तक संजोए रख सकती है। यही कारण है कि हम प्राचीन से प्राचीन साहित्य भी आज के समय में पढ़ पाते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं और इनकी विभिन्न लिपियां प्रचलित हैं। अब जैसे हम बता रहे हैं आपको, पंजाब राज्य है और उसकी भाषा है पंजाबी, लिपि है गुरुमुखी। जम्मू कश्मीर राज्य है और उर्दू उसकी भाषा है और फारसी लिपि है। असम राज्य, असमिया भाषा और असमी लिपि। उड़ीसा राज्य, उड़िया भाषा और उड़िया लिपि। आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा और तेलुगु लिपि। केरल की मलयालम भाषा और मलयालम लिपि है। बंगाल की बंगला भाषा है और बंगाली लिपि है। तमिलनाडु की तमिल भाषा है और तमिल लिपि है। कर्नाटक की कन्नड़ भाषा है और कन्नड़ लिपि है। अंग्रेजी की रोमन भाषा है। और हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली आदि भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब आते हैं हम व्याकरण पर। तो व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध प्रयोग को जानने के लिए हमें कुछ नियमों
को जानने की आवश्यकता होती है। ये सभी नियम हमें व्याकरण द्वारा होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि सभी के निश्चित नियम हमें ज्ञात होने चाहिए। व्याकरण के अंग। व्याकरण का अध्ययन 4 स्तरों पर किया जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था और बेटा आज मैंने आपका ये रिवीजन करा दिया है। धन्यवाद।